संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर विपक्ष के कई सांसदों के निलंबन के बाद भी विपक्षी दलों के सांसद लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दें। सदन के दोनों सदन शुक्रवार को कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दिए गए। संसद सुरक्षा चूक मामले और एक दिन पहले 14 सांसदों के निलंबन को लेकर सदन में शुक्रवार को भी गतिरोध बना रहा। इस वजह से कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ मिनटों में ही दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति संसद की सुरक्षा के लिए अधिकृत हैं। इसीलिए इस पूरे मामले में ये कोई जरूरी नहीं कि पूरे मामले पे गृह मंत्री अपनी सफाई दें या गृह मंत्री अपना वक्तव्य दें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद में हुए सुरक्षा चूक के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष एक तरफ गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा का जो दायरा है वो लोकसभा स्पीकर के अधीन है, उसमें गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता, लिहाजा विपक्ष की मांग नाजायज़ है। वहीं अब 2 कदम और आगे बढ़ते हुए बीजेपी के सांसदों ने आरोप लगाना शुरू किया है कि टीएमसी और कांग्रेस के लोग जो घटना हुई 13 दिसंबर को उसमें मिले हुए हैं। दरअसल जो लड़की पकड़ी गई है जो बाहर में हंगामा कर रही थी, मनोज तिवारी ने ये दावा किया कि नीलम का जो रिश्ता है वो कांग्रेस पार्टी से है और वो पुराना रिश्ता है। वहीं जो ललित झा जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा था उसका संबंध जो है वो टीएमसी से है, क्योंकि टीएमसी के विधायक के साथ उसकी तस्वीर है। लॉकेट चटर्जी जो कि बीजेपी की सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो बीजेपी के नेता अब सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि 13 दिसंबर की जो घटना हुई वो एक साजिश थी और उसमें विपक्ष का रोल है, क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी सरकार की सुरक्षा को लेकर जो छवि है उसे खराब की जाए। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। संसद में हमले का मास्टरमाइंड ललित झा। ललित झा का तार कोलकाता से जुड़ चुका है और इस समय मौजूद है ललित झा बड़ा बाजार में 118 नंबर रविंद्र जो सरनी है, यहीं पे ललित झा रहता था। और ललित झा का आवाज दिखाएंगे कि देखिए ललित झा यहीं पे पढ़ाई लिखाई किया है, जिस तरह से उसकी यहीं पे बचपन बीता है और ललित झा लगातार यहीं से अपनी एक्टिविटियों को करता था। सोशल सामाजिक जो कोलकाता में ऐसे बड़ा बाजार में जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में शिरकत करता था, उन प्रोग्रामों में जाया करता था। जिस तरह से कहेंगे ललित झा संसद में हमला हुआ है उसका तार यहीं से जुड़ा हुआ है। ललित झा किस तरह से एक्टिविटी था, ललित झा के जो पूरा परिवार बिहार में रहता है, जहां परिवार से आते हैं। ललित झा किस तरह से जब संसद में हमला के बाद जो वीडियो हुआ था, यहाँ पे एक एनजीओ बना है जो कि हाली शहर में रहते हैं, वहाँ पे जो इलेक्शन आइज उसके वहाँ पे उस वीडियो को शेयर किया था और उस वीडियो को भेजा था। और जिस तरह से देखें कि कोलकाता पुलिस और दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर यहाँ पे जो ललित झा था किससे किससे कनेक्शन था, क्या क्या उसके तार थे और कैसे ये प्लान संसद का बनाया गया है और वाकई पूरे तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। संसद में जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और अब कोलकाता में कहे कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दिया गया है, वही पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कोलकाता में देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दिया गया है। अतिरिक्त जो कोलकाता पुलिस के जवानों की तैनाती किया गया है और जो विजिटर है या जो यहाँ विधानसभा सत्र चलता है, जहाँ पे जब विधानसभा सत्र के दौरान लोग यहाँ पे बैठा करते थे, अब मात्र 2 घंटे ही उन्हें विधानसभा के लिए विजिटर को अलाउ किया जाएगा। और वहीं पे जिस तरह से मीडिया के कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, बाकायदा देखिए ये गेट हम दिखाना चाहेंगे, इस गेट से ही एंट्री करना पड़ेगा और यहीं पे सभी का आई कार्ड, विधानसभा का जो कार्ड है उसके चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश किया जाएगा। दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, जो विधानसभा जो परिसर चलता है उसके गैलरी में भी जाया करते थे, उनके जाने पे भी रोक लगा दिया गया है। और वहीं पे जिस तरह से चर्चा में यहाँ पे ललित झा कोलकाता का ही रहने वाला है और कोलकाता से तार जुड़े हुए हैं और इस संसद के हमले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, तो अब कोलकाता के विधानसभा की भी सुरक्षा चौक चौबंद कर दिया गया है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का विंटर सेशन आज से शुरू हो गया और यही कारण है कि जिस तरह से संसद में हुई चूक को लेके हरियाणा विधानसभा परिसर के आसपास भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। खास तौर पर एंट्री गेट के ऊपर हर आने जाने वाले की पूरी तरह तलाशी ली जा रही थी और यही कारण है कि विधानसभा सचिवालय द्वारा भी एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी कि कौन सी वस्तु आप अंदर लेके आ सकते हैं या नहीं। लेकिन वहीं पर चाहे
ऑफिसर हों, कर्मचारी हों, जहाँ नेता हों, हर एक की तलाशी लेकर ही विधानसभा के अंदर आने दिया जा रहा था। और इसी के चलते ही विधानसभा के अंदर भी हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर कांग्रेसी विधायकों और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच। कांग्रेसी चाहते थे कि शराब कांड के ऊपर जो एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है उसके ऊपर चर्चा की जाए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। संसद में प्रदर्शन के मामले को लेकर अब जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें कुछ नए नाम और कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में जो अभी तक मुख्य आरोपी माना जा रहा था ललित, फिलहाल वो भी पुलिस के पास है। कल रात में ललित ने अपने एक साथी के साथ दिल्ली के संसद बाग थाने में सरेंडर कर दिया। दरअसल ललित ही वो शख्स था जब संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन चल रहा था तो तब ललित के पास ही उन चारों आरोपियों के मोबाइल फ़ोन थे और ललित खुद भी लगातार उस घटना का वीडियो बना रहा था, जो वीडियो बाद में उसने कुछ लोगों को भेजा भी था, जिसमें कलकत्ता का एक नीलाक्ष को भेजा था। इसके अलावा वो एक अन्य शख्स के साथ कनेक्टेड था, वो था महेश। और घटना के बाद जब उसने देखा कि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है और चारों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तुरंत वो राजस्थान भागा और राजस्थान में उसने महेश नाम के शख्स की मदद ली। बहरहाल इस पूरे मामले में अब महेश से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के रामनिवास गार्डन स्थित इसी अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलाई। खास बात यह है कि साल 2018 में जब अशोक गहलोत ने शपथ लिया था तब भी यही अल्बर्ट हॉल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का गवाह बना था। और अब राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार आ गई है तब भी यहीं पे इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चुना गया था। अब यही देखना है कि किस तरह से नए कैबिनेट के चेहरों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि कल से ऐसा कहा जा रहा है कि शुभ दिन नहीं है, तो ऐसे में कैबिनेट बनाने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। राज्य भर से इस कार्यक्रम में भाग लेने बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, जिनका जोश और उत्साह देखते हुए ही बना था और इस कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाने की कोशिश की गई थी ताकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव को महज कुछ महीने बचे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी अपने लोकसभा चुनाव की शुरुआत आरएसएस के गढ़ कहे जाने वाले नागपुर से करेगी। 28 दिसंबर के दिन कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी नागपुर के दौरे पर आएंगे। इस दौरे के दौरान भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम की योजना पार्टी द्वारा बनाई जा रही है, जहां पर राज्य भर से कार्यकर्ता और नेता बुलाए जाएंगे और इन कार्यकर्ता और नेताओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। योजना को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक शुक्रवार को नागपुर पहुंचे और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, बाला साहेब थोरात और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हाल ही में हुए चुनावी नतीजे में भले कांग्रेस ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन आरएसएस के गढ़ में भव्य संबोधन से पार्टी बीजेपी को सीधे तौर पर संदेश देना चाहती है। 28 दिसंबर के दिन कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी नागपुर के दौरे पर आएंगे। इस दौरे के दौरान भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम की योजना पार्टी द्वारा बनाई जा रही है, जहां पर राज्य भर से कार्यकर्ता और नेता बुलाए जाएंगे और इन कार्यकर्ता और नेताओं को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अब तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरना शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये आदेश दिया था मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और सबसे पहले इस आदेश में ये कहा गया था कि तमाम धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर हैं या ध्वनि यंत्र हैं वो अगर तय पैमानों से ज़्यादा ध्वनि में अगर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सख्ती से उन पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि इस आदेश के बाद ये असर देखने को मिला कि सबसे पहले उज्जैन, जो कि सीएम का गृह जिला कहलाता है, वहीं पर यह आदेश तेजी से सबसे पहले पालन हुआ। और इसके साथ ही एक आदेश और दिया गया था कि जो खुले में मांस और अंडे की दुकान है वो संचालित नहीं की जाएंगी। इसको लेकर भी तेजी से सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश की नई सरकार में नए मुख्यमंत्री ने जो तर्ज अपनाई है वो कहीं न कहीं योगी की तर्ज यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। गुजरात में सासत में आप पार्टी एक विधायक ने छोड़ी पार्टी तो दूसरे के जेल जाने की नौबत। वन विभाग के अधिकारी को घर बुलाकर धमकाने और फायरिंग करने के आरोप में नर्मदा के डेडियापाड़ा से आप पार्टी के विधायक चैतर वसावा पिछले काफी समय से फरार चल रहे थे, लेकिन कल वो पुलिस के सामने पेश हो गए।
लेकिन कल उन्होंने पुलिस के सामने पेश होने का फैसला किया और पूरे कार्यकर्ताओं की फौज के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो पुलिस के सामने पेश हो गए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार चैतर वसावा को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। इसके पहले चैतर वसावा ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे बनाकर परेशान किया जा रहा है और मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। आरोप ये है चैतर वसावा पर कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारी को घर बुलाया, उन्हें धमकाया और उनके ऊपर फायरिंग की और इस पूरे कृत्य में उनकी पत्नी और उनके कुछ लोग भी शामिल थे। राजकोट ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में जाहिर है कि आप पार्टी की मुसीबतें गुजरात में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पटना में बहने वाली गंगा नदी अब यहां से करीब 280 किलोमीटर दूर बिहार के नवादा शहर के लोगों को घर में भी पहुंच सकती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जलापूर्ति योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत नवादा से किया है। इससे पहले चरण में बिहार के राजगीर, बोधगया और गया के लोगों के घरों में गंगा जल पहुंचाने का काम किया गया था। पटना से पाइपलाइन के सहारे गंगा जल को उन इलाकों में ले जाया गया और वहां पर हर घर गंगा जल का शुभारंभ किया गया था और आज इसके द्वितीय चरण में पर बिहार के नवादा जिले के लोगों के लिए यह सुविधा आज मुख्यमंत्री ने शुरू की है। यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में थी जिसके लिए जल संसाधन विभाग ने एक रिकॉर्ड समय में यह काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 27 नवंबर को राजगीर में तथा 28 नवंबर को गया और बोधगया में इसका लोकार्पण किया गया था और पहले चरण के बाद रिकॉर्ड समय में द्वितीय चरण में नवादा के लोगों को यह सुविधा मिली हुई है। नीरज और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अब पंजाब पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके तहत अपराधियों को एक के बाद एक धरपकड़ किया जा रहा है या फिर इनकाउंटर में मार गिराया जा रहा है। आज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नवजोत सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार किया। इससे पहले सिर्फ लुधियाना में ही पिछले एक हफ्ते में 3 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया और आधा दर्जन अपराधी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल ने बताया कि साल 2022 से लेकर अब तक 9 वांटेड अपराधियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के सभी एसएसपी के अलावा बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो कोई भी कानून या अपराध, जो कोई अपराधी है जो अपराध करता है उस पर पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करे। जिसके बाद पंजाब पुलिस लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और उन अपराधियों को या तो गिरफ्तार कर रही है या फिर इनकाउंटर में मार गिरा रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र के 17 लाख कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर गए थे, लेकिन दूसरे दिन शाम को ही यह हड़ताल वापस ले ली गई। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद में जानकारी दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सुबोध कुमार कमेटी की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है और इस पर अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही मार्च 2023 में महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र होने वाला है उसमें ओपीएस को लेकर वो घोषणा करने वाले हैं। सीएम ने दोनों सदनों में घोषणा करने के बाद जो हड़ताली कर्मचारी थे, उनके जो संगठन थे, उन्होंने उस पर कहा कि सीएम ने बात कही है, अब वो अमल करे, इसलिए हम अपनी हड़ताल जो है वो वापस ले रहे हैं। और आज शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तर में सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने काम पर वापस लौटे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में अब वो सब हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार 2 दिवसीय समिट, इन्वेस्टर समिट के दौरान करीब 300 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ करार किया। यानी अब 50,000 करोड़ से ज्यादा बिहार में ये कंपनियां निवेश करेगी। पटना के ज्ञान भवन में चल रहा 2 दिवसीय समिट एक बड़ी उपलब्धि के साथ संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इस निवेश के बाद बिहार में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और ऐसे भी जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तब सरकार ने जनता से ये वादा किया था कि वह लाखों की संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार देगी। निश्चित तौर पर यह बिहार सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही इससे यह भी साबित होता है कि बिहार अब बदल चुका है। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।
बनारस और अयोध्या के बाद अब गोरखपुर में भी लोग क्रूज की सवारी का मजा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में क्रूज का शुभारंभ कर रहे हैं। रामगढ़ ताल में क्रूज पर बैठकर सैर करने का अपना अलग आनंद होगा। क्रूज की आंतरिक सजावट भी 5 सितारा होटल की तरह की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रामगढ़ ताल का कायाकल्प पहले ही हुआ तो दशकों से उपेक्षित रहा ये ताल पर्यटन और सेवा के क्षेत्र के अलावा रोजगार का भी बड़ा माध्यम बनने लगा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्रूज सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद वो खुद भी क्रूज से ही ताल का भ्रमण करेंगे। रामगढ़ ताल में जिस क्रूज को उतारा गया है उसे लेक क्वीन का नाम दिया गया है। क्रूज का संचालन करने वाली फर्म का कहना है कि लेक क्वीन के निर्माण पर 12 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च आया है। क्रूज के संचालन से करीब 100 लोगों को सीधे रोजगार मिलने जा रहा है और पर्यटन बढ़ने से सैकड़ों दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। हमारे देश में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि भारत और रूस मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने वाले हैं। ये ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी और ना ही पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ तो दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। संभावना है कि भारत में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने न्यूज़ 24 को बताया है कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। आपको बता दें कि FZF एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसे रडार पर देखा ना जा सके, जो बहुत देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से चल सके। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि ये फाइटर जेट हमारी सेना में जब शामिल होगा तो सेना की ताकत में कितनी बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। चुन चुनकर हमारे बहादुर जवान पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। वहीं सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजौरी पुंछ के इलाके में 20 से 25 आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है और लगातार सुरक्षा बल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चला रहे हैं। वहीं अब हमारे बहादुर जवानों का साथ देंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जवान। पहली बार इन जवानों के हाथों में सरकार की ओर से इन्हें गन्स दी गई हैं ताकि ये भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जवान बन सके आतंक का काल। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जवान लगातार जंगलों में गश्त कर रहे हैं ताकि अगर इनके सामने आतंकी आते हैं तो उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाए। उसी के साथ ये वनों की रक्षा करेंगे, तस्करों पर लगाम लगाएंगे और वनों की अवैध कटाई पर भी लगाम लगाएंगे। सरकार का यही मकसद है कि तमाम आतंकी जो किसी भी इलाके में मौजूद हों, उन आतंकियों का जल्द सफाया किया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से अब प्रशासन सख्ती से निपटेगा। आज यानी 15 दिसंबर से शुरू हुए सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर मुख्य सचिव ने कल निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशासन अब सख्ती से निपटेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह की समीक्षा के दौरान इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर विभागीय समन्वय के साथ मनाने का सुझाव भी दिया है। खास बात ये भी है कि 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अपराधियों ने एक बार फिर पटना पुलिस को खुली चुनौती दी है। पटना के दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए आए एक अपराधी को कोर्ट परिसर में ही अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है। जिस अपराधी की गोली लगने से मौत हुई है उसकी पहचान बीटा के रहने वाले छोटू और छोटू सरकार के रूप में हुई है, जो पटना के बेउर जेल में बंद था और एक दूसरे मामले में पेशी के लिए वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उसे दानापुर कोर्ट लाया गया था। लेकिन जैसे ही वो कैदी वैन से बाहर निकला उसी दौरान जो 4 अपराधी जो 2 बाइक पर थे वहां पहले से मौजूद थे और छोटू सरकार को देखते के साथ ही गोली ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। 3 गोलियां लगी और मौके पे ही छोटू सरकार की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार ये मामला गैंगवार का लगता है, लेकिन जिस तरीके से खुलेआम कोर्ट परिसर में गोलियां चली उसके बाद जो वकील हैं वो दहशत में हैं और एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है।
कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में पिछले 4 वर्षों से लगातार हालात में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखा जा रहा है और केवल पिछले साल के साथ अगर तुलना करें तो इस वर्ष यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रिलेटेड जो वायलेंस है उसमें 50% से भी ज़्यादा 52% कमी देखी गई है। साल 2019 में 5 अगस्त को जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और एजेंसीज द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। जो हुर्रियत और मिलिटेंसी फंडिंग से संबंधित लोग थे उन पर भी कड़ी कार्रवाइयाँ होने लगी, जो अब भी लगातार कश्मीर घाटी में जारी है। और इसी के चलते हर वर्ष अब देखा जा रहा है कि जो हिंसा है, मिलिटेंसी है, उसमें कमी देखी जा रही है। कैमरामैन मुज़फ़्फ़र रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। देवी के भक्तों के लिए अब बड़ी खुशखबरी है। मां वैष्णो देवी के भक्त अगर मां वैष्णो देवी की दिव्य आरती में शामिल होना चाहते हैं, जिसे अटका आरती कहा जाता है, तो अब श्रद्धालुओं को फैमिली पैकेज मिलेगा। ये फैमिली पैकेज उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जो ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे अटका आरती के लिए। 4 श्रद्धालु और 10 साल से कम उम्र के बच्चे यानी कुल 6 लोगों को महज 5100 रुपए में अटका आरती का लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु इस फैमिली पैकेज को लेंगे 5100 रुपए में, उन्हें भवन में डॉर्मेट्री की सुविधा और प्रसाद की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी। फिलहाल ये फैमिली पैकेज 4 महीने के लिए श्रद्धालुओं को दिया गया है। अभी तक 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की माने तो उन्हें ये उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा और श्रद्धालु मां के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की जो स्पीड है वो घटा दी गई है। जो लाइट व्हीकलों के लिए जो स्पीड पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं और हैवी व्हीकल्स के लिए वो स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसको घटा करके 75 और 60 कर दिया गया है। वहीं अगर कोई भी ट्रैफिक जो है वो रूल वायलेट करता पाया गया तो उसके जो चालान की राशि पहले 2000 रुपये थी, अब उसे बढ़ा करके 4000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि नोएडा की जो सभी सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ से जो स्पीड लिमिट थी वो घटा करके अब कम कर दी गई है। और अगर कोई रूल वायलेट करता आदमी पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाएगा और जुर्माने की रकम जो है वो दोगुनी वसूली जाएगी। और ये सभी जो नियम हैं वो 15 फरवरी तक लागू रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।